हेलो प्यारे बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। 1 बाई 1 एनसीईआरटी की हर लाइन पर फोकस करेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी हमें पढ़ना तो है 1 बाई 1, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो कहाँ से शुरुआत होती है, सेल से। सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबकी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, बनता किससे है, सेल से। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसमें जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू है इस चैप्टर का कि सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज सेल। सेल है क्या, सेल थ्योरी किसने दी, क्या है सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और इसे खत्म करते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब देखो पहले क्या बोल रहा है, एज वी लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तुम अपने चारों तरफ देखोगे, लिविंग भी दिखेंगी, नॉन लिविंग भी दिखेंगी। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, अपने आप से सोचोगे और आश्चर्यचकित होगे, व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्या है ऐसा जो लिविंग, मतलब ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना देता है। और व्हाट इज दैट इनएनिमेट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे निर्जीव बना देती है। डू नॉट हैव विच, इट डज नॉट हैव अ लिविंग थिंग्स हैज, नॉन लिविंग के पास ऐसी क्या चीज़ है वो नहीं पाई जाती जो लिविंग के पास होती है। आंसर टू दिस प्रेजेंस द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस सब का क्या आंसर है, प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी को क्या बोलते हैं, सेल। द सेल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित है उन सब के अंदर क्या होंगी, सेल्स पाई जाएंगी। तो यही चीज़ है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करती है। ऑल द लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या से बना होता है, सेल से। सम ऑफ दिस कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कोई कोई एक सेल से बना होगा। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल को क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे जो मैनी सेल से कंपोज होंगे, कंपोज ऑफ मैनी सेल, उन्हें क्या बोला जाएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट ये समझ में आ गया कि जो सिंगल सेल से कंपोज होगा वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। जो मल्टी सेल से होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। लेकिन कोई भी लिविंग हो उन सब के अंदर सेल जो होगी वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब व्हाट इज सेल, जैसा कि हमने पहला अपना रिफ्लेक्स में देखा था पीछे कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ। नंबर 1 क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेले रह सकते हैं। एक ही सेल है बेचारी, क्या है, अकेली रह सकती है। एंड दूसरी बात है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के जरूरी काम है उनको भी परफॉर्म करती है, वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है और इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एंड परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये बात सही है या गलत, तो आंसर बोलेगा सही है, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ है जो क्या है, लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ अगर सेल से भी क्या छोटा हो सकता है, कुछ भी नहीं, तो वो लिविंग की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस द सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस वाली बात में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं एंड परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दूसरी बात ये है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, और सेल से छोटा कुछ भी जो होगा लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, अब देखो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, सेल को। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है आपको। लाइव सेल को इन्होंने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, किसने किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। आगे चले तो आगे क्या मिला हमें, रॉबर्ट, कौन मिले आगे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन से ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, इन्होंने बाद में किसकी डिस्कवरी कर दी, न्यूक्लियस की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप थी, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट डीलिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, इन सब की स्टडी कब पॉसिबल हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनकर तैयार हुई। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। सेल थ्योरी, सेकंड टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सबसे पहले यही पता कर लो कि जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी और कौन सी सन में दी। तो इन 1839 मैथियस सेल्डन, जो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था, बताओ जल्दी बताओ। सेल, स्वान एंड सेल्डन, इन्होंने सेल थ्योरी मिलकर दी थी। अभी तो ये सेल्डन के बारे में बात कर रहा है। जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जामाइन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने क्या देखा, एक वैरायटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को देखा एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इन्होंने क्या देखा कि ऑल प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स। जो प्लांट हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह की सेल से मिलकर बनी हुई है। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो क्या बना रही हैं, फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि जो सेल होती हैं उनसे मिलकर बनता है टिश्यू। ये सारी बात किसने बोली, सेल्डन। ठीक है, 1839 के अंदर। उसी समय, ठीक है, जब ये सेल्डन बोल रहे थे या बता रहे थे अपनी जो थ्योरी थी, तो यहाँ पर थियोडोर स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। और ये थे कौन, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो देखो इसे याद कैसे रखेंगे, कौन ब्रिटिश था, कौन जूलॉजिस्ट था, या कौन बॉटनिस्ट था। तो इसको याद करो। यहाँ पर स्वान के नाम में W आ रहा है और Z, मतलब ये अल्फ़ाबेट में सबसे पीछे है। तो स्वान के साथ Z जोड़ दूँ तो स्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और जो सेल्डन है उसके बारे में पता ही चल जाएगा, ये जूलॉजिस्ट हो गया। तो दूसरा कौन है, बॉटनिस्ट है, वो जर्मन थे, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, याद कर लो, ऐसे याद रखोगे तुम। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते। जो स्वान थे इन्होंने क्या किया, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एनिमल सेल में स्टडी की। पहली बात तो ये याद रखो, इन्होंने किस में स्टडी की, एनिमल की सेल के अंदर। ओके, तो इन्होंने किस में स्टडी की, एनिमल सेल के अंदर। और इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। जो हर एक सेल होती है उसके अंदर कैसी थिन आउटर लेयर होती है, कैसी लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है।
थिन आउटर लेयर होती है, ठीक, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो चमका, समझ गया क्या? समझ गया बच्चों? तो स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल सेल के बारे में जाना और उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इसके बाहर ये सेल है, देखो इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो सेल को, ये रही हमारी कोई भी सेल है। इस सेल के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे आपको, ऑर्गेनल्स, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अभी तो हमें पता है, लेकिन अर्लियर जब स्टेज थी तो हमें पता नहीं था। तो जो स्वान थे उन्होंने स्टडी की कि जो सेल है, सेल की आउटर मोस्ट जो होती है वो थिन होती है, याद रखना है, थिन। क्वेश्चन में क्या करेगा, बदल देगा, थिक लिख देगा और बोल देगा ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों को लगेगा हाँ स्वान है, इन्होंने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी, बोला था, बस ये वर्ड ध्यान ही नहीं देगा कि यहाँ पर लिखा है थिन मेम्ब्रेन, तो याद रखना है थिन मेम्ब्रेन थी, ठीक। फिर आगे चलें। ही ऑल्सो कंक्लूड, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू। इन्होंने प्लांट टिश्यू के ऊपर जब स्टडी की, प्लांट टिश्यू के ऊपर क्या किया स्टडी, तो इन्होंने क्या दिया कंक्लूजन, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ जो सेल वॉल होती है वो क्या होता है, सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। जो प्लांट की सेल होती है उनके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस बात को भी किसने बताया, स्वान ने। और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्वान ने बताया। तो यहीं पर लिखते चलो, जो स्वान थे इन्होंने एनिमल सेल के अंदर किसको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जो प्लांट की सेल थी उसमें इन्होंने क्या बताया, जो प्लांट सेल थी उसके अंदर जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट का एक यूनिक फीचर होती है, ठीक है। तो ऐसे साइड में लिखते चलो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्वान proposed the hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cell and their product। ठीक है, जब ये सारी बातें हो गई कि इससे बनी हुई थी इससे, तो इसी के बेसिस पर स्वान ने क्या किया, स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि ऑल द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, कंपोज होती है सेल से एंड देयर प्रोडक्ट, सेल और उसके प्रोडक्ट से। तो ये बात क्या स्वान ने ही बोली थी, तो इनकी हाइपोथेसिस भी थी। तो याद रखो, यहीं पर इसका भी वर्ड लिख लो, इसका भी पॉइंट लिख लो। इन्होंने एक क्या दी, हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया जो है एनिमल हो या फिर हो प्लांट, ये सारे कंपोज्ड होंगे किससे, सेल से और सेल के प्रोडक्ट। समझ में आ गया, सेल और सेल के जो प्रोडक्ट होंगे उनसे बना होगा, चाहे एनिमल हो प्लांट। ओके, आगे बढ़े। फिर स्वान एंड सिल्डन दोनों ने साथ साथ क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो स्वान एंड सिल्डन की जो थ्योरी थी ये इस बात को नहीं बता पाई थी, डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि जो नई सेल होती है वो कैसे बनती है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, ये नहीं बता पाए तो दूसरा कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो आए रोडोल्फ विर्को। जो रोडोल्फ विर्को थे, इन्होंने कौन सी ईयर में,
1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। सेल डिवाइड करती हैं एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुली। क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुली। चलो इसे इससे मार्क कर लो। इसे क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुली। ओके। He modified the hypothesis of Swan and Selden and gave the cell theory final shape। तो यहाँ पर वर्ड पूछ सकता है फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया? तो आंसर जाएगा रुडोल्फ विर्को। ठीक। सेल थ्योरी इज अंडरस्टैंड टुडे। जो आज की सेल थ्योरी है, जो विर्को ने स्वान एंड सेल्डन की थ्योरी को फाइनल शेप दिया था, वो क्या है? सबसे पहली बात है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट, जो कि स्वान ने बोला था। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से बनी हुई सेल से ही अराइज होते हैं, ये बात बोली। तो समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। सेल ओवरव्यू। सेकेंड जो टॉपिक था वो सेल ओवरव्यू था। यहां पर देखो क्या बोला है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन द अनियन पेल और ह्यूमन चीक सेल। अगर हम अनियन पेल और ह्यूमन चीक सेल को देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, लेट्स रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। क्या करें? उनके स्ट्रक्चर को देखें। द अनियन सेल विच इज़ टिपिकली प्लांट सेल। वो क्या है? अनियन सेल एक प्लांट सेल है। हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसके पास क्या होगी? एक सेल वॉल होगी। एंड इट्स आउटर बाउंड्री, सेल वॉल क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसकी आउटर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगी। एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो सेल वॉल होगी, और जो सेकेंड मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द प्लांट चीक, एनिमल चीक, जो एनिमल है उसके जो चीक की सेल्स है, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जो ह्यूमन चीक सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। किसी भी सेल की आउटर जो हैसियत है वो क्या है? एनिमल चीक सेल के अंदर, ह्यूमन चीक सेल के अंदर वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी को क्या बोलेंगे? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड, अगला क्या बोला है? इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी जिसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस कैसा होता है? हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो पूछ सकता है कैसा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और वो फिर जो क्रोमोसोम होगा वो कंटेन करेगा जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया? जैसे कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ऐसी सेल्स जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? न्यूक्लियाई। सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उन्हें क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोटिक सेल्स। समझ में आ रहा है? और जहाँ पर लैक ऑफ मेम्ब्रेन होती है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, समझ गए? समझ गए? बोलो समझ गए तो जल्दी बोलो, जल्दी यस टाइप कर दो। आगे बढ़े हम। ओके, इन बोथ प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स, कोई सी भी सेल्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, यूकेरियोट में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोट सेल में भी पाया जाएगा, और होगा क्या, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो, इसको लिख लो, कभी कभी क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पूछ ले कि ऑर्गेनल्स तो नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड, क्या साइटोप्लाज्म होगा प्रोकैरियोट यूकेरियोट में, तो भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ देखो, जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म वो क्या होगा, चाहे यूकेरियोट हो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स दोनों में पाया जाएगा। और होता क्या है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ये प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकेरियोट में भी मिलेगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में भी मिलेगा। और ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो सेल है उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो ये लाइन जो लिखी है बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के ही अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटी की एक साइट होता है। वेयर एज द केमिकल रिएक्शन अकर एंड कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, जो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखता है, कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है, सेल को क्या करता है, लिविंग स्टेट में बनाए रखता है। बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा यूकेरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है वो क्या होती है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होंगे, अदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स। उसमें ऑर्गेनल्स में कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कुछ भी नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो यूकेरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, इसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगी, स्ट्रक्चर जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर जो होंगी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, एक तो आपका न्यूक्लियस ही है, पूछ सकता है इस पर क्वेश्चन, दूसरा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, एंड वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड जो है वैक्यूल मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट में ये कुछ भी नहीं मिलेंगे, ओके। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल द सेल्स, जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जो मिलेगा ऑल सेल्स, बोथ यूकेरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट हो, दोनों के अंदर मिलेगा। जो राइबोसोम होगा वो किसके अंदर, प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकेरियोट में मिलेगा, और होगा कैसा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, अगर सेल की बात करें
विद इन द सेल द राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स। जो राइबोसोम है 2 ऑर्गेनल्स में भी मिलेगा। वो ऑर्गेनल्स क्या है? एक तो है क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलेगा, और 2 ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलेगा। विद इन, यहाँ पर लिखा है ये, विद इन 2 ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम किसके अंदर होगा? एनिमल सेल के अंदर। ये बात याद रखनी है। एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम, जो हेल्प करता है किसमें? सेल के डिवीजन में, हेल्प इन सेल डिवीजन। तो पूछ ले, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होता है वो किस में होता है? एनिमल सेल में होता है। किस में हेल्प करता है? सेल के डिवीजन में। क्या ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है? तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सही, ठीक है, आगे चलें। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। हर एक सेल क्या होगी? अलग अलग साइज की होगी। मैंने बोला ये सेल, तो साइज में क्या होगा? डिफरेंस होगा। शेप भी बदल जाएगी। अगर कोई इस तरह की सेल है, कोई इस तरह की सेल है, तो शेप भी बदल जाएगी। एंड एक्टिविटीज़, और उसकी काम भी अलग अलग होंगे। अलग अलग सेल है तो अलग अलग काम होंगे उसके। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है और क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। ओके, वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है? ये 3 to 5 माइक्रोमीटर है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे कि ह्यूमन हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो क्या हो जाएंगी? नर्व सेल हो जाएंगी। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल बोले तो वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल बोले तो वो हो जाएंगी नर्व सेल। सेल आर वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अभी पीछे बोला था कि सेल का शेप भी अलग होगा, एक्टिविटी भी अलग होगी, साइज भी अलग होगा। तो अगर हम शेप की बात करें, वेरी करेगा शेप में भी। दिस में भी डिस्क शेप। सेल कैसी हो सकती हैं? डिस्क शेप हो सकती हैं। पॉलीगोनल, कोलुमिनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इन इरेगुलर भी हो सकती हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप होगी सेल की वेरी करेगी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। कैसा फंक्शन कर रही है उसके बेसिस पर उसकी शेप भी बदलती जाएगी। तो यहाँ पर देखो कुछ डायग्राम दिए गए हैं सेल्स के बारे में। जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, वो किसका शेप कैसा होता है? रेड ब्लड सेल का राउंड एंड वाई कॉनकेव, जिससे कि मैक्सिमम क्या कर सके, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके ले जा सके, इसलिए होता है इसका इस तरह का शेप। ओके, ये कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। रेड ब्लड सेल राउंड होती है, बाइकॉनकेव होती है और 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। वहीं हम वाइट ब्लड सेल की बात करें तो इनका शेप होता है अमीबॉइड शेप की होती है। इस तरह से ये वाइट ब्लड सेल हो जाएंगी। लॉन्ग एंड नैरो शेप कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, कोलुमिनर एपिथेलियम है। तो ये क्या है? कोलुमिनर कॉलम शेप होंगी। इस तरह से ये कॉलम सा दिख रहा है, तो कोलुमिनर सेल होंगी, लॉन्ग एंड नैरो होंगी, मतलब इसका शेप बदल रहा है।
वहीं ये नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होंगी, इसमें ये ब्रांच निकल रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होंगी, नर्व सेल लॉन्ग होंगी एंड ब्रांच्ड होंगी। दूसरी, ये प्लांट के अंदर ट्रैकेड एंड बेसल्स, तो यहाँ पर ट्रैकेड के बारे में बताया गया है, ये इलोंगेटेड होगी, इसका शेप कैसा होगा, इलोंगेटेड। मेसोफिल सेल्स, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं, तो वो राउंड एंड ओवल होती हैं। कैसी होती हैं, राउंड एंड ओवल होती हैं, राउंड होती हैं एंड ओवल होती हैं, ठीक है। ट्रैकेट के अंदर इलोंगेटेड होती हैं। नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती हैं। रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव केव राउंड होती हैं। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होती हैं। कोलुमिनर एपिथेलियम सेल जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्गेस्ट एंड नैरो, लॉन्गेस्ट एंड नैरो। ओके, तो बोल दिया जाए आपसे कि सेल का साइज भी डिफर करेगा, शेप भी डिफर करेगा और उसका एक्टिविटी भी डिफर करेगी, क्या ये बात सही है, तो आप बोलेंगे ट्रू है, ठीक है। फंक्शन की बेसिस पर भी ये शेप बदलती रहती है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ब्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। चाहे बैक्टीरिया बोल दो, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो, माइक्रोप्लाज्मा बोल दो या पीपीएलओ बोल दो, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। दे आर जनरली स्मॉलर होती हैं एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करती हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। तो सही बात है, ट्रू हो जाएगा। इट मे वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, सही बताया था, चाहे कोई सी भी सेल हो शेप और साइज में तो वैरी करेगी। द 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया सेल्स, जो बैक्टीरिया है उसकी 4 बेसिक सेल्स क्या दी गई हैं। पहली शेप ऑफ बैक्टीरिया बेसिलस, जिसे रूट शेप बोलेंगे, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पाइरुलिना जो होगी स्पाइरल शेप हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, बैक्टीरिया की शेप जो है बदल रही है, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या है, बदल रही है। किसी की बेसिलस है तो किसी की कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थो prokaryotes exhibit a wide variety of the shape and function. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इज फंडामेंटली सिमिलर होता है, इवन थ्रू द प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी एंड शेप एंड फंक्शन, ठीक है। अलग अलग शेप, अलग अलग फंक्शन को एग्जिबिट करती है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आया, क्या निकल के आया कि जो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एक्सेप्ट किसके अंदर, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है बच्चा लोग, इस पर पेनिसिलिन काम नहीं करती है, क्योंकि पेनिसिलिन का वर्क फंक्शन होता है, काम जो है वो करती है सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल वो जो होती है डिस्ट्रॉय कर देती है। जब माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी तो वो डिस्ट्रॉय कैसे करेगी, तो पेनिसिलिन जो होती है माइक्रोप्लाज्मा पर काम नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है इस वर्ड को। अब द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म होता है, सभी जानते हैं इसे। ये जो सेमी मैट्रिक्स फ्लूइड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अभी बोला था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नैक्ड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है कैसा होता है, नैक्ड होता है। नॉट एनवेलप्ड, कोई एनवेलप इसकी कोई कवरिंग नहीं होती है, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कोई कवरिंग नहीं होती। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी लिखी है, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ अ सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है, एक जीनोमिक डीएनए क्या बोलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। जो नॉर्मल डीएनए होता है उसके अलावा इनके अंदर एक और डीएनए होता है, वो सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, आगे से प्लाज्मिड बोला जाएगा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सेलुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये तो जीनोमिक डीएनए था, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए जो जीनोमिक डीएनए था। इसके अलावा भी बहुत सारी बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखो, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर, छोटा होगा, सर्कुलर होगा, डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए अगर इधर है तो उसके बाहर एक छोटा होगा, सर्कुलर होगा, एक डीएनए प्रेजेंट होगा। इसे क्या बोला जाएगा, स्मॉलर डीएनए जो होगा उसे बोला जाएगा प्लाज्मिड। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मिड, ठीक। द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic character so to such bacteria। जो प्लाज्मिक डीएनए होगा वो क्या करेगा, एक फिनोटिपिक करेक्टर देगा। क्या देगा, यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स टू बैक्टीरिया। ऑन सच करेक्टर्स, इन करेक्टर के बेसिस पर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, क्या होंगे, ये रेजिस्टेंस होंगे टू एंटीबायोटिक्स। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used in monitoring bacteria transformation with foreign DNA। जब हम 12th की क्लास में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, ये प्लाज्मिड जो होगा वो यूज़ किया जाएगा टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के साथ इस बैक्टीरियल का जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब बात करें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, सही बात है। नो ऑर्गेनल्स लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। जो ऑर्गेनल यूकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलेंगे, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। समझ में आ गया, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर अलग ऑर्गेनल होंगे, प्रोकैरियोट में अलग होंगे, बट राइबोसोम दोनों में मिलेगा, ठीक है। राइबोसोम कैसा होता है, जल्दी से टाइप करके बता दो, राइबोसोम कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है या मेम्ब्रेन लेस होता है, तो ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ होती है, वो क्या होती है, यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। दीज स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। अब ये क्या बोल रहा है, एक स्पेशल क्या होती है, स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंशिएटेड फॉर्म जो होगी उसे क्या बोलेंगे, मेसोसोम होगा। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगी। मेसोसोम किस में मिलेगी, प्रोकैरियोट के अंदर मिलेगी। किसके एक्सटेंशन से बनेगी, किसके डिफरेंशिएशन से बनेगी, तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। दिस इज बेसिकली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। तो यहाँ पर देखो कैसे हो सकती है, ये मान लो ये सेल है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल भी होगी, आउटरमोस्ट ये सेल वॉल बना लो इस तरह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है
इन अंदर की तरफ होगी, या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली सेल वॉल हो जाएगी। और माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना, एक्सेप्शन होता है। तो क्या होगा, जो अंदर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाएगी इस तरह से, और ये ही क्या करेगी, फॉर्मेशन कर लेगी एक स्ट्रक्चर का, जिसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम। तो ये इन्वेजिनेट करेगी, डिफ्रेंशिएट होगी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटिंक्शन से, क्या बनेगी, मीजोजोम। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पाई जाती है। ठीक, आगे चलो, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो सेल एनवेलप है, सेल जिससे ढका हुआ है, कवर अप है, उसका और उसकी मॉडिफिकेशन क्या क्या है इसको देखेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल की अगर हम बात करें, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप। उनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, कवर होता है उनकी सेल का। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। तो ये सेल एनवेलप क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, और कितनी लेयर से, 3 लेयर में, 3 लेयर स्ट्रक्चर। किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो सेल एनवेलप होता है वो टाइटली बाउंड होता है एंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, फिर सेल वॉल होगी, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल होगी उसकी सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगी जो आउटर मोस्ट होगी, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ऑल्दो यद्यपि ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक लेयर जो है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। दे एक्ट टुगेदर अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर किसकी तरह काम करेगी, सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। वैसे ये अलग अलग है, हर एक का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर ये साथ में काम करेंगी तो वो सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेंगी। एक्ट टुगेदर सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स। किसी भी बैक्टीरिया को 2 तरह से बांट सकते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, उसके सेल एनवेलप के मैनर में। द मैनर इन विच दे आर रेस्पॉन्ड द स्टेनिंग प्रोसीजर प्रोड्यूस बाई ग्राम, टेक द ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन को ले लेंगे उसे ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जो नहीं लेंगे, डू नॉट टेक, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। नहीं मतलब नहीं लेंगे ग्राम स्टेनिंग, और जो लेंगे मतलब ग्राम पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव समझ में आ गया। जो स्ट्रेन को ले लेंगे, टेकअप कर लेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। जो नहीं लेंगे उन्हें ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, फर्स्ट लेयर है, ये लेयर क्या होगी, अलग अलग तरह की होगी, मतलब कंपोजिशन भी अलग होगा और थिकनेस भी अलग होगी। इट कुड बी लूज सीथ। अगर ये लूज सीथ है तो क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। अगर ये लूज सीथ है तो क्या बोलेंगे, इसे स्लाइम लेयर बोलेंगे। एंड वाइल इन द अदर इट मे बी थिक एंड टफ। अगर ये थिक हुई और टफ हुई तो इसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है 2 तरह से हो सकती है, या तो लूज सीथ हो सकती है, या तो थिक एंड टफ। तो याद रखना है ये थिक होगी तो कैप्सूल में होगी। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम में क्या करेंगे, थिक की जगह थिन लिख देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर पूछेंगे उससे ये सही है या गलत, तुम बोलोगे सही, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगा थिक है या थिन है। तो याद रखना है जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक है,
इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है आपको, इन्हीं चीज़ों से समझना है। ओके, नेक्स्ट, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल, हाँ आउटर मोस्ट होती है। प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। किसी भी बैक्टीरिया को बस्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से कौन बचाती है, सेल वॉल, जो लेयर होती है सेल वॉल वो बचाती है उसे। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीबल इन नेचर। जिस मटेरियल को उसे इससे बाहर जाना होगा उसी को जाने देगी। जैसे इधर है पार्टिकल्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवल मूवमेंट कराती है। कुछ पार्टिकल्स जो एक्सटर्नल प्रोटीन से चले जाएंगे, यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करती है, सेलेक्टिवल परमिएबल होती है। इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इसकी बाहर से अंदर की चीज़ों को लाने के लिए सेल इस तरह से है। सेल के अंदर ये सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई इसके अंदर। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर रही सेल के ऑर्गेनल्स। तो यहाँ से यहाँ अगर कोई मटेरियल पास होगा तो इसे सेल से गुजरना पड़ेगा, सेल से गुजरना पड़ेगा। तो क्या बोल देंगे, ये इंटरेक्ट कराती है विद द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, बाहरी संसार से। ओके,